नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप में से किसी ने हमें कमेंट करके बताया था कि मराठा साम्राज्य के बारे में सर वीडियो बनाइए। तो इसी प्रकार हम उसकी कमेंट को पढ़कर आपके लिए मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए वो सारे पहलू सम्मिलित करके वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिवाजी के बारे में। ये मराठा साम्राज्य के मेन संस्थापक थे। इनका जो शासनकाल था तो 1627 से 1680 ईस्वी के बीच था। वहीं देख लेते हैं इनका जन्म। सबसे पहले देखते हैं 1627 में शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। वहीं इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, वहीं माता का नाम जीजाबाई था। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये दादाजी कोंडदेव थे। याद रखिएगा, दादाजी कोंडदेव थे। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये गुरु रामदास थे। ये याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है। और इनकी पत्नी कौन थी? तो ये साईबाई थी। याद रखिएगा, इनकी पत्नी साईबाई थी। आगे बढ़ते हैं, शिवाजी के युद्ध अभियान देख लेते हैं। इन्होंने कौन कौन से युद्ध अभियानों को किया था? तो शिवाजी ने अपने अभियानों की शुरुआत बीजापुर के विरुद्ध 1646 ईस्वी में की थी। 1647 में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीत लिया था। और 1657 में पहली बार मुगलों से इनका संघर्ष हुआ। बीजापुर के सुल्तान का सेनापति अफजल खां था, जिसको शिवाजी ने अपने बगनखे से वध कर दिया था। याद रखिएगा, बीजापुर के सुल्तान का सेनापति अफजल खां था, जिसको शिवाजी ने अपने बगनखे से वध कर दिया था। आगे देखते हैं, शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत की लूट की थी। इस लूट से उन्हें 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। 1664 में सूरत की लूट, तो ये शिवाजी ने 1664 में सूरत की लूट की थी। आगे देखते हैं, 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए राजा जयसिंह को नियुक्त किया। याद रखिएगा, औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी को दमन करने के लिए नियुक्त किया था। राजा जयसिंह ने शिवाजी के कई क्षेत्रों को जीत लिया, लेकिन अंत में शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि 15 जून 1665 को हो गई। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665 ईस्वी में हुई थी। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पुरंदर की संधि की शर्तें क्या क्या थी? ये कई बार यूपी पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा, यूपी पीसीएस में पूछ सकता है ये। पुरंदर की संधि, पहली शर्त थी शिवाजी महाराज को अपने जीते हुए 35 किलो में से 23 किलो को मुगलों को देने पड़े। तो याद रखिएगा, पहली शर्त में शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किलो को मुगलों को देने पड़े। दूसरी शर्त में शिवाजी महाराज को अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों के अधीन मनसबदारी व्यवस्था में भेजना पड़ा था, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज के पास 5000 सेना बल की शक्ति थी। दूसरी शर्त में थी कि अपने पुत्र संभाजी महाराज को मनसबदारी व्यवस्था में भेजना था और शिवाजी को अपने पास 5000 सेना रखने की अनुमति मिली थी। तो ये दूसरी शर्त थी। वहीं तीसरी शर्त थी पुरंदर की संधि की, शिवाजी महाराज को मुगलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद करनी थी। तो ये तीसरी शर्त थी। वहीं आगे देख लेते हैं चौथी शर्त। इसके साथ शिवाजी महाराज द्वारा 4 लाख सोने की हुंड की राशि मुगलों को दी गई थी। तो चौथी शर्त में 4 लाख हुंड सोने की उन मुगलों को दी गई थी। वहीं पांचवी शर्त देख लेते हैं, शिवाजी महाराज को अगर कोंकण क्षेत्र चाहिए तो उन्हें मुगलों को 40 लाख की राशि देनी थी। तो ये शिवाजी की पांचवी शर्त, पुरंदर की पांचवी शर्त थी, जिसमें शिवाजी के साथ जयसिंह ने की थी। तो अब आगे देख लेते हैं, इसके बाद जयसिंह के कहने पर शिवाजी और औरंगजेब से मिलने आगरा आए और यहीं पर, सॉरी कहीं गलत लिखा है,
यहीं पर इन्हें शिवाजी बंदी बना लेता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जयसिंह के कहने पर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आए थे और यहीं पर आपत्तिजनक व्यवहार के कारण या अनुशासनिक व्यवहार नहीं करने के कारण शिवाजी को फिर बंदी बना लिया गया। अंत में वह आगरा से भागने में सफल हो गए और 1667 में इन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके कारण औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। तो इस कारण से औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। आगे देख लेते हैं शिवाजी का प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। अब अभियान खत्म, शिवाजी के प्रशासन। तो प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें इसकी अष्टप्रधान परिषद, जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 8 मंत्रियां अच्छे से देख लीजिएगा, सीधे जोड़ी मिलान में आते हैं क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले था मंत्री पेशवा, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था पेशवा। वहीं दूसरा था अमात्य, ये अर्थ मंत्री था, अर्थात वित्त विभाग का मंत्री। वहीं तीसरा था सुमंत, तो सुमंत विदेश मंत्री था। ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि सुमंत कौन सा मंत्री था, तो ये विदेश मंत्री था। वहीं चिटनिस देख लेते हैं, तो चिटनिस ये पत्राचार विभाग का मंत्री था, चिटनिस। और सेनापति ये सेना विभाग का मुख्य प्रमुख था। वहीं न्यायाधीश ये राज्य का राजा के बाद दूसरा मुख्य न्याय करने वाला अधिकारी था। वहीं पंडित राव था 7वें नंबर पर, मुख्य सलाहकार एवं धार्मिक कार्यों को करने वाला पंडित राव होता। वहीं अगला था 8वां वाकयानावीस, ये गुप्तचर एवं सूचना विभाग से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वाकयानावीस, ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के बारे में देखते हैं कुछ। राजकीय आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था, याद रखिएगा, सबसे मुख्य स्रोत भूमिकर था। उसके बाद शुरुआत में ही यह भूमिकर 1/3 था, लेकिन बाद में इसको 2/5 कर दिया गया था, अर्थात 2/5 कर दिया गया था। राजकीय आय का दूसरा स्रोत चौथ था, याद रखिएगा, चौथ, जो यह कर पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था, जो कि राज्य की आय का 1/4 भाग होता था। याद रखिएगा, पड़ोसी राज्यों से चौथ कर वसूला जाता था। इसके अतिरिक्त एक कर सरदेशमुखी था, जिसे भी पड़ोसी राज्यों से 1/10 भाग वसूला जाता था। तो चौथ, सरदेशमुखी और भूमिकर, ये 3 प्रकार के कर थे जो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के मूल आधार थे। आगे देख लेते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं शिवाजी के पुत्र, ये संभाजी महाराज हैं। ये शिवाजी की मृत्यु 1680 में होने के बाद 1680 से 1689 तक शासन करते हैं। संभाजी उत्तर भारत के एक ब्राह्मण कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब से इनका जब संघर्ष हुआ तो 1689 में औरंगजेब ने कवि कलश और संभाजी को बंदी बनाकर इनकी हत्या कर दी। तो याद रखिएगा, संभाजी अपने दरबार में कवि कलश को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया, लेकिन औरंगजेब से जब संघर्ष हुआ तो औरंगजेब ने इन दोनों को ही 1689 ईस्वी में हत्या कर दी। अगला देख लेते हैं शिवाजी के दूसरे उत्तराधिकारी, ये हैं राजा राम। राजा राम द्वारा रायगढ़ से राजधानी स्थानांतरित करके सतारा को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। सतारा को झिंझी भी कहते हैं। वे मुगलों के कारण अपने साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार नहीं दे पाते थे। बाद में 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, मुगलों के कारण ये अपने राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इस और लास्ट में इनका 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम के बाद देख लेते हैं शिवाजी द्वितीय, ये तीसरे उत्तराधिकारी थे शिवाजी के। ये हैं राजा राम के अल्पवयस्क पुत्र थे, राजा राम के अल्पवयस्क पुत्र, और इनकी माता ताराबाई इनकी संरक्षिका थी। ताराबाई मुगलों से मराठा राज्य छीनने में सफल हुई और शिवाजी के नाम से शासन करने लगी। याद रखिएगा, शिवाजी के नाम से शासन कौन करने लगी, तो ये ताराबाई थी। आगे देख लेते हैं छत्रपति साहू जी, ये 1708 से 1749 तक शासन करते हैं। शिवाजी के चौथे उत्तराधिकारी थे। साहू ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई। साहू के समय मराठे अपनी प्रथम श्रेणी की शक्ति में स्थान पा सके। याद रखिएगा, साहू के समय में मराठे अपनी प्रथम श्रेणी की शक्ति में स्थान पा सके। इसके लिए पेशवा उत्तरदायी थे, क्योंकि छत्रपति साहू जी के समय ही
पेशवा का उदय हुआ था। आगे देखते हैं पेशवा काल। अब हम देखेंगे मराठा काल में जो पेशवाओं की नियुक्ति हुई उनमें 4-5 पेशवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं। उनमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बालाजी विश्वनाथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट बालाजी विश्वनाथ है, जिन्होंने पेशवा की नींव रखी थी। इनका शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी है। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद पर आते हैं और साहू महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ ऐसे पेशवा थे जिनके बाद से पेशवा पद की शक्तियां मजबूत होना प्रारंभ हो जाती हैं। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। बाद में 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। बाद में 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। आगे देख लेते हैं बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ के बाद 1720 ईस्वी में बाजीराव प्रथम पेशवा पद पर आते हैं। साहू महाराज ने बाजीराव प्रथम के संबंध में यह कहा था कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो ये साहू ने कहा था, ये बाजीराव प्रथम के बारे में कहा था। वहीं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बाजीराव मस्तानी नामक फिल्म जो बनी थी वह फिल्म इन्हीं बाजीराव प्रथम के ऊपर बनी थी, ये भी याद रखिएगा। पेशवा काल के दूसरे पेशवा थे बाजीराव प्रथम, के ऊपर ही बाजीराव मस्तानी फिल्म बनी थी और इनका शासनकाल 1720 से 1740 है। आगे देख लेते हैं तीसरे पेशवा बाजीराव प्रथम। ये दूसरे पेशवा ही बाजीराव प्रथम। इनके समय में अनेक राजवंशों की स्थापना शुरू हो गई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाजीराव प्रथम के समय अनेक राजवंशों की स्थापना शुरू हो गई। इनमें देख लेते हैं, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि भोसले का संबंध कहाँ से है। तो इनकी भोसले की राजधानी है नागपुर, गायकवाड़ की बड़ौदा गुजरात में, होलकर वंश की इंदौर राजधानी है, सिंधिया वंश की ये पहले उज्जैन थी, उसके बाद ग्वालियर कर दी गई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बालाजी प्रथम के समय अनेक राजवंशों की स्थापना शुरू हो गई थी और इन राजवंशों की राजधानियाँ कहाँ हैं। ये यूपी पीसीएस यूपीआरओ में कई बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं बालाजी बाजीराव। तो ये बालाजी बाजीराव है, यहाँ पर सब मिस टाइप हो चुका है, तो बालाजी बाजीराव है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा पद पर आते हैं। इनका वास्तविक नाम नाना साहेब था, याद रखिएगा। बालाजी बाजीराव का वास्तविक नाम नाना साहेब था। 1750 में एक संगोला की संधि के द्वारा छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा में निहित हो गए। तो 1750 में संगोला की संधि के द्वारा छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा में निहित हो गए। इनके समय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। तो याद रखिएगा, इनके समय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बालाजी बाजीराव के समय मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें मराठे बुरी तरह पराजित हो गए थे, ये भी याद रखिएगा, जिसमें मराठों की पराजय हो गई थी और उनके भाइयों शमशेर, जिन्हें कृष्णराव कहते हैं, सदाशिवराव, उनके पुत्र विश्वासराव की भी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके पुत्र माधवराव को पेशवा बनाया जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए राष्ट्रीय विपत्ति के समान था, ये भी याद रखिएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए राष्ट्रीय विपत्ति के समान था। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया है, ये भी याद रखिएगा। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया है। आगे देख लेते हैं कुछ प्रमुख मराठा युद्ध, जो 3 मराठा युद्ध अंग्रेजों के समय हुए थे, अंग्रेजों के बीच लड़े गए थे। ये भी कई बार एग्जामों में जोड़ी मिलान में पूछा जाता है, खासकर पीसीएस और यूपीएससी आरओ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं इनको भी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ था और ये सालबाई की संधि से समाप्त हो गया था। वहीं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 5 के बीच हुआ था
और बसीन की संधि से यह भी समाप्त हो गया था। वहीं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1817 से 1818 के बीच हुआ था और जिसमें मराठे पूरी तरह से पराजित हो गए थे और इस प्रकार से मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था। अब पूरी तरह से मराठा साम्राज्य के स्थान पर अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो जाती है। आगे मराठाओं का उद्भव नहीं हो पाता। फिर अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा साम्राज्य का प्रथम संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी शिवाजी था मराठा साम्राज्य का प्रथम संस्थापक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। ये 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए रायगढ़ के किले में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक, रायगढ़ के किले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राणोजी सिंधिया ने सिंधिया राजवंश की स्थापना किया, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ग्वालियर। सिंधिया राजवंश की स्थानी ग्वालियर थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भोसले राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी नागपुर है, याद रखिएगा। भोसले राजवंश की राजधानी नागपुर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गायकवाड़ राजवंश की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ग्वालियर व बड़ौदा, याद रखिएगा। गायकवाड़ राजवंश की राजधानी बड़ौदा है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है जोड़ी मिलान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होलकर राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इंदौर थी। होलकर राजवंश की राजधानी इंदौर थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पेशवा के समय छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा में आ गए? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बालाजी बाजीराव के समय छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा के अधीन हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पेशवा पद को किसने ग्रहण किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ ने सर्वप्रथम पेशवा पद को ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके दरबार में अष्टप्रधान नामक मंत्रीगण रहते थे? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी वीर शिवाजी के दरबार में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, गोरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने किया था? तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत शिवाजी ने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिवाजी। अगला क्वेश्चन देख, तो आज का वीडियो यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, याद रखिएगा PDF मिल जाएगी। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तो जल्द ही मिल जाए। और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्लासें जैसे महत्वपूर्ण समितियां, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और भी बहुत सारी क्लासें हमने इस YouTube चैनल पर कर दी हैं। उनको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उनमें से देख सकते हैं दोबारा। वो सारी क्लासें वीडियो पड़े हुए हैं YouTube पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो कल फिर से नए वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।